साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोग यूपी टेट के बारे में शुरुआत कर दिए थे। यूपी टेट सी टेट जिसका नोटिफिकेशन 20 सितंबर से चालू होने जा रहा है। आप सब लोग भरिएगा सी टेट दिसंबर वाला, क्योंकि अब शासन स्तर पे पात्रता परीक्षा नहीं रह गई कि पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। तो उसकी अनिवार्यता को देखते हुए आप सब मेहनत और लगन से पास करिए। आइए हम आपको हिंदी में एक चैप्टर है वर्णमाला, आज से हिंदी वर्णमाला का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको यूपी टेट सी टेट में 2 नंबर का आता है। बहुत सरल चैप्टर है और उसको बहुत आसानी से पढ़ेंगे तो ये रीढ़ की हड्डी हो जाएगी पूरे ग्रामर की, क्योंकि ग्रामर की शुरुआत वर्णमाला से ही होती है। आइए जैसे भाषा की बात करें, चूँकि हम भाषा से ही चल रहे हैं, हिंदी भाषा है हमारी, तो भाषा की शुरुआत करें तो जो भाषा है पहले इसकी उत्पत्ति देख लें। तो भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा की उत्पत्ति हमारे संस्कृत के भाष से हुई। संस्कृत के भाष शब्द, ठीक, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई। अब भाष का अर्थ अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है, तो भाष का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। भाषा की अगर कोई समझ लीजिए सार्थक इकाई की बात करें, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या हो जाएगी? भाषा की सार्थक इकाई होती है वाक्य। अब वाक्य से छोटा अगर कोई पूछे तो उपवाक्य। वाक्य से छोटा क्या होगा? उपवाक्य। उपवाक्य से छोटा, उपवाक्य से छोटा अगर देखें तो पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई क्या है? तो पदबंध से छोटी इकाई होती है पद, और पद को ही हम लोग कहते हैं शब्द। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न आए हुए हैं। और शब्द से छोटी इकाई क्या हो जाती है? पद से छोटी इकाई अक्षर। शब्द से छोटी इकाई क्या होती है? अक्षर। अक्षर से भी छोटी इकाई कुछ होता है क्या? नहीं। सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर। सबसे छोटी इकाई। अब देखिए आपका यहाँ से 2 प्रश्न बना। पहला प्रश्न क्या बना? पहला प्रश्न आपका ये बना कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। फिर आपसे पूछ सकता है कि भाषा की सार्थक इकाई से छोटा क्या है? तो उपवाक्य। फिर आपसे पूछेगा उपवाक्य से छोटा, तो उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध, और पदबंध से छोटा पद। अब आप जानते हैं पद को ही शब्द कहा जाता है, और शब्द से छोटा क्या होता है? अक्षर। अक्षर, अक्षर का मतलब होता है जिसका नाश न हो, जिसका नाश न हो, अर्थात न क्षरत इति अक्षर। जिसका नाश नहीं होता वही अक्षर होता है। अक्षर को और किन नामों से जानते हैं? तो अक्षर को हम ध्वनि भी कहते हैं, अक्षर को स्वनिम भी कहते हैं, अक्षर को हम ध्वनि भी कहेंगे, स्वनिम भी कहेंगे। अक्षर को ही हम लोग वर्ण कहते हैं। अक्षर को क्या कहेंगे? ध्वनि, स्वनिम, वर्ण। तो अगर हम ये देखें कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सार्थक। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है? सबसे बड़ी सार्थक इकाई, तो क्या मिली हमको? सार्थक इकाई, तो हमको मिला वाक्य, ठीक। और सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या मिला हमको?
छोटी इकाई लिख दीजिए डायरेक्ट। तो क्या मिला? अक्षर। ये 2 प्रश्न आप देखिएगा यूपी टेट में आया हुआ है। सार्थक इकाई भी पूछा है और छोटी इकाई भी पूछा है। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं। अक्षर, इसी को हम ध्वनि कहते हैं, स्वनिम कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं। इतना समझ गए आप लोग। सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य, वाक्य से छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पदबंध, पदबंध से छोटा पद, पद से छोटा अक्षर। तो इस क्रम में आप लोग याद करिएगा, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है। उसके बाद आइए अब हम शुरू करते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला क्या होता है? सार्थक समूह। किसके सार्थक समूह? वर्णों के। वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला के प्रकार, तो वर्णमाला के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक तो होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक। आपने अभी तक क्या सीखा? भाषा किस संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या होती है, या सबसे बड़ी इकाई ही कह दें, वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर। अक्षर को ही हम लोग ध्वनि कहते हैं, स्वनिम कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसके बाद वर्णमाला की बात हुई। वर्णमाला, वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। अब आइए थोड़ा सा जाने स्वर के बारे में। स्वर, तो स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर अपने आप में ही स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहेंगे? वाले वर्ण, इनको क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब आ गया स्वर के भेद। स्वर के भेद, तो स्वर के 3 भेद माने गए हैं। स्वर के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ये यूपी टेट में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सीटेट में भी आया हुआ है। जो प्रश्न आए हुए हैं स्वर के भेद कितने होते हैं, डायरेक्ट पूछा है। ह्रस्व स्वर की परिभाषा दिया हुआ है, दीर्घ स्वर की, प्लुत स्वर की। आइए जानते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और छोटा का मतलब क्या होता है? कम समय। कम समय, तो जिनको बोलने में कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहेंगे? कम समय लगता है, उसे ही कहते हैं ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर में आते कौन कौन हैं?
तो ह्रस्व स्वर में अभी तो ह्रस्व स्वर में पूरे मूल स्वर आते हैं। अब आप कहेंगे कि मूल स्वर कौन है, तो अभी हम आपको बताते हैं। जब हमने स्वर को बताया आपको, वहीं हमको बता देना चाहिए था। स्वर बताया कि स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। अब इनकी मात्रा कितनी होती थी, इनकी संख्या टोटल होती है 11। स्वर की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन से, अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही 11 स्वर होते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 स्वर हो गए। अब हम आपको बताएं कि मूल स्वर कौन होता है। तो मूल स्वर अ, ई, उ, री, इनको कहते हैं मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 मूल स्वर। ठीक। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की परिभाषा भी आपको बताया कि बोलने में कम समय लगे, और कम समय जिनमें लगता है वही ह्रस्व स्वर होता है, और या एक मात्रा काल का समय लगे उसे भी ह्रस्व स्वर कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया कि पूरे मूल स्वर आएंगे। कौन आएंगे, मूल स्वर। अब आपको पता चल गया कि मूल स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, री, और इनकी संख्या कितनी है हिंदी जगत में, 4। समझ गए। तो ह्रस्व स्वर को समझ लिया आपने। आइए अब दीर्घ स्वर की बात करें। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की परिभाषा अगर देखें तो ह्रस्व स्वर से अधिक या 2 मात्रा काल का समय, 2 मात्रा काल का समय या दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है। और इन्हें देखें तो मूल स्वर के अलावा जितने भी स्वर हैं वो सब के सब किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ह्रस्व की अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है, तो इनकी अगर संख्या देखें तो इनकी संख्या कितनी है, 7। ये सब किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या कितनी हो गई, 7। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए, एक स्वर है प्लुत। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर जो होता है उसमें 3 मात्रा का समय लगता है, त्रिमात्रिक स्वर होता है। परीक्षा में ये आया है कि त्रिमात्रिक स्वर कौन सा है, तो त्रिमात्रिक स्वर कौन होता है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर 11 आपके पास जो स्वर हैं उन 11 के 11 स्वरों में प्लुत स्वर कोई भी स्वर हो सकता है। बस उसमें ध्यान दीजिएगा कि उसमें अवग्रह लगा हो, जैसे अ के बाद 3, जैसा हिंदी का 3 अवग्रह, आ अवग्रह, या ओम, ऐसे ओम लिखा रहता है ना। ये सारे के सारे प्लुत। किसी का अगर आवाज़ देके किसी को बुला रहे हैं, संबोधन, हे, अरे, हो, संबोधन, ये भी किस में चला जाता है, प्लुत स्वर में। ठीक है, तो इतना आपने समझ लिया। अब आइए स्वरों के प्रकार देखते हैं। स्वरों के जो प्रकार देखते हैं, पहले मात्रा के आधार पर स्वर देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर, तो मात्रा के आधार पर स्वर देखें तो सभी स्वर की मात्राएं हैं, केवल एक स्वर को छोड़कर। तो जैसे पूरे स्वरों की संख्या है हमारे हिंदी जगत में 11, आ, ई, उ, री, ए,
ए ऐ ओ औ, यही आपके स्वर हैं। अगर आप इसको छोड़ दें अ को, तो सब में देखिए सबकी मात्रा है, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, इसकी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। तो ये जो अ है, अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अमात्रिक स्वर कहा जाता है। ये भी पेपर में आया हुआ है, अमात्रिक स्वर किसे कहा गया है? तो एकमात्र स्वर अ है, उस अ को क्या कहा जाता है? अमात्रिक स्वर। उसके बाद एक प्रश्न यहाँ से और बना हुआ है कि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है? स्वर की संख्या, तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या है 10। क्योंकि अ अमात्रिक है, अ के बाद से सभी जो 10 बच रहे हैं इनमें कोई ना कोई मात्रा है, इसलिए मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। अ क्या है? अमात्रिक स्वर है। इतना आप लोगों ने समझ लिया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो तुरंत आप कमेंट करिएगा, उसका उत्तर आपको तुरंत कमेंट में ही दे दिया जाएगा, नहीं अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अमात्रिक स्वर अ, उसके बाद शेष स्वर, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10, और हिंदी जगत में स्वरों की संख्या 11। आइए आगे देखते हैं। तो मात्रा के आधार पे हो गया। अब आपको हम बताएं कि स्वरों के भेद, स्वरों के भेद मुख विवर के आधार पे, मुख विवर के आधार पर। मुख विवर मतलब मुख का खोलना या बंद करना। तो कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। कौन कौन? विवृत, अर्धविवृत, संवृत, और एक होता है अर्धसंवृत। ठीक, यही 4 प्रकार के होते हैं। स्वरों के भेद मुख विवर के आधार पर कितने प्रकार के होंगे? 4। कौन कौन? विविध, अर्धविविध, संवृत और अर्धसंवृत। तो विविध का मतलब क्या होता है? मुंह का पूरा खुल जाना। अर्धविविध का मतलब मुंह का आधा खुलना। संवृत का मतलब मुंह का लगभग बंद हो जाना। अर्धसंवृत का मतलब मुख का खुलकर आधा बंद हो जाना। ठीक है, अगर अब हम इसमें देखें तो आ एक ऐसा स्वर है जो कि विविध है, आ। उसके बाद अर्धविविध में कौन जाएगा? और ई, 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 उ, उ, ये 4 स्वर आपके होते हैं संवृत। ए, ओ, ये होता है अर्धसंवृत। ऐ, औ, अ, रे, ये होता है अर्धविविध। कैसे हमने जाना? अब आपको ये लगेगा कि सर ने कैसे जान लिया, तो मैं आपको बहुत ट्रिक बता देता हूँ। आपको इसमें सिर्फ पहले आप ये याद करिए कि विवृत में केवल आ ही रहेगा। क्या रहेगा? आ के सिवा विवृत में कोई नहीं है। यहाँ आपने याद कर लिया। उसके बाद आप अर्धविवृत का मतलब जानिए। तो जब अर्धविवृत का मतलब जानेंगे तो विवृत का मतलब खुला, तो अर्धविवृत का मतलब क्या हो जाएगा? आधा खुला, आधा खुला। अब आप बोलिए ए, ऐ, ओ, औ। तो आप जब देखेंगे कि ए, ओ, और इसमें क्या है? मुख खुलकर आधा बंद हो जाना, तो आप देखेंगे ए, ओ में मुख खुलकर आधा बंद हो जा रहा है, और इसमें मुख का आधा खुला ही है। और अगर आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाह रहे हैं तो ई, उ संवृत में याद करिए। विवृत में केवल एक है आ,
अर्धविविक्त में 4, ए औ और अरी अर्ध संवित्त में 2। आराम से याद हो जाएगा। अगर इसमें दिक्कत होगी तो फिर हम, हालांकि इस पर कभी सवाल इस पे नहीं आया है, लेकिन ये हम आपको बता दें, ये आया है कि विविध वनली विविध का, बाकी इन तीनों पे नहीं आया है। अब आइए ह्रस्व स्वर जिह्वा के आधार पर देख लें स्वरों के भेद। जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर के भेद। तो जिह्वा के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। समझ लिया। अब आपको बता दें कि मध्य स्वर में केवल अ आता है। जैसे विविध में केवल आ आता था, तो मध्य स्वर में केवल अ आता है। और अग्रस्वर में आता है ई, ए, ऐ। ये 4 आते हैं अग्रस्वर में। मध्य स्वर में अ, 4 1 5, शेष सभी 6 ही बचे। तो यहाँ अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? तो इसको याद करने का एकदम सिंपल ट्रिक है, प्रिय बैठी आगे। अब प्रिय में देखिए, प्रिय ए की मात्रा है, फिर क्या है? ए की मात्रा, फिर ऐ की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा। यही 4 स्वर देखिए यहाँ पे लिखे गए हैं। तो प्रिय बैठी आगे अगर आपने ये ट्रिक याद कर लिया तो आपको अग्रस्वर के बारे में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है। मध्य स्वर में केवल अ है। उसके बाद पश्च स्वर में जब आपका 4 अग्रस्वर हो गए, 5 मध्य स्वर हो गए, तो शेष कितने बचे? 6। ये किस में चले जाएंगे? पश्च स्वर में। ठीक। अब आइए नासिका के आधार पर स्वर के भेद देख लें। नासिका के आधार पर स्वर के भेद। तो नासिका के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला अनुनासिक और दूसरा अननुनासिक। अनुनासिक और दूसरा क्या हो गया? अननुनासिक। यही 2 होते हैं। अनुनासिक में क्या है? अनुनासिक में मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। अननुनासिक, इसी को निरनुनासिक भी कहीं कहीं कहते हैं, निरनुनासिक। और निरनुनासिक में क्या है? इसमें केवल मुख का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग, ये सब किस में आ जाएंगे? जिसमें चंद्र बिंदु होती है और बिंदी होती है, ये सब अनुनासिक में आएंगे। लेकिन अननुनासिक में कौन आएगा? अननुनासिक में केवल मौखिक स्वर आएंगे, नाम, जिनमें ये बिंदी नहीं रहेगी। जैसे राम, श्याम, ये सब किस में चले जाएंगे? अननुनासिक में। अब इसमें पंचमाक्षर जितने हैं सब के सब अननुनासिक में आ जाएंगे। अनुनासिक में पंचमाक्षर सब आएंगे। चलिए बताएंगे पंचमाक्षर क्या है। पंचमाक्षर आपके हैं अंगा, या, ण, न, म। ये सब किस में आ जाएंगे? अनुनासिक में। और निरनुनासिक या अननुनासिक ये केवल मुख से बोलने पे है। तो आज आपको हमने क्या क्या बताया? हमने आपको बताया स्वर के प्रकार नासिका के आधार पे, मुख विवर के आधार पे, उसके बाद स्वर के प्रकार, स्वर के भेद 3, ह्रस्व, प्लुत और दीर्घ, इतना बताया। इसके आगे का हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हम भी जो है एक टीचर ही हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम पढ़ा के आ रहे हैं और अच्छा कमेंट में लिखा हुआ अच्छा है या हमें पढ़ाने का सार्थक कोई नतीजा निकलता है तो फिर हमारा मन लगता है अगली वीडियो बनाने में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और निसंकोच होकर पूरा वीडियो देखिए और नोट्स बना लीजिए जितना हमने बताया है, और यूपी टेट का कोई आप पेपर मिला लीजिए, सब यही यही प्रश्न है जितना हमने लिखाया है। वर्णमाला का प्रश्न देख लीजिए, यहीं से आपको मिल जाएगा, सब के सब यहीं से मिलेगा। जितना पढ़ाया इसी में से 2-4 साल का टेट का पेपर देखिए, सब में आया हुआ होगा। ठीक है साथियों, आप पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।